बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंसान की जो नेचर है जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे थे वो सबसे अहम है, क्योंकि इंसान अल्लाह ताला का ख़लीफ़ा है। और ख़लीफ़ा सिर्फ़ इस वजह से है कि इंसान एक रूहानी मखलूक है, और उस रूहानी मखलूक होने की वजह से उसका कुल तारुफ़ निज़ाम कायनात से है, और निज़ाम कायनात का जो नाम है वो कुदरत है या नेचर है। ठीक है ना। असल में तो असल जो चीज़ है, अब यहाँ से बड़ी एक हम अहम गुफ्तगू जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स में है, वो ये है कि इंसान के पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या दो तरह के लोग होते हैं। एक नेचर ओरिएंटेड होते हैं और एक नेचर परवर्टेड होते हैं। यानी नेचर ओरिएंटेड तो वो जो नेचर से अपने आप को हम आहंग रखेगा, गोया अगर उसको अपनी रूह के मौजूद होने का इदराक ना भी हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वही आदमी रूहानी है जिसको अपनी रूह के मौजूद होने का इदराक हो, ये ज़रूरी नहीं है। बल्कि अगर वो नेचर ओरिएंटेड भी है, सिर्फ नेचर ओरिएंटेड है, उसका जो कुदरती मेलान है वो कुदरत की तरफ है, नेचर की तरफ है। जैसे मैंने पिछली भी नशिस्त में कहा था कि लुक़मान अलैहिस्सलाम तो नबी नहीं थे, उन पे कोई किताब भी नहीं उतरी थी, लेकिन हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के ऊपर एक पूरी तवील सूरत कुरान शरीफ में मौजूद है। क्योंकि लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी ना होते हुए भी, देखिए हमें कुरान शरीफ की हिकमतों को समझना है। एक गैर नबी के इतनी तवील अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल कर दी, क्या वजह है? कोई वजह है? बिल्कुल वजह है, क्योंकि लुक़मान अलैहिस्सलाम नेचर ओरिएंटेड थे, नबी नहीं थे, गैर नबी थे, लेकिन नेचर ओरिएंटेड थे। तो उन्होंने नेचर की बुनियाद पर ताकतों को हासिल कर लिया, समझ लिया अपने रब को, क़ुर्ब इलाही हासिल कर लिया। और नेचर ओरिएंटेड जो लोग होते हैं, आपको लुक़मान अलैहिस्सलाम का पेशा तो पता है, वो प्रोफेशनली हकीम थे, तो उनका दूसरा नाम हकीम लुक़मान है। अच्छा, हकीम लुक़मान जो है, हकीम का लफ्ज़ किससे निकला है? हिकमत से निकला है। और हिकमत क्या होती है, इस पे अभी हम गुफ्तगू करेंगे। हिकमत क्या होती है और अय्यारी क्या होती है, इसमें बड़ा बारीक सा फ़र्क है हिकमत और अय्यारी में। जैसे रश्क और हसद में दोनों का धुआं एक सा निकलता है, लेकिन एक जायज़ है एक नाजायज़ है। रश्क जायज़ है, हसद नाजायज़ है। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। फिरासत हिकमत का, जब हिकमत एक्शन में आती है, जब हिकमत एक्टिवेट होती है, तो वो फिरासत के तौर पे सामने आती है। जब इंसान का हाथ हरकत में आता है तो उसके नतीजे में तहरीर बाहर आती है, मुसव्विर के कलम से तस्वीर बाहर आती है, मुसन्निफ़ के उससे किताब बाहर आती है। तो इसी तरह जब हिकमत हरकत में आती है तो जो चीज़ पैदा होती है वो फिरासत पैदा होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, ये बड़ा नाजुक, बहुत ही नाजुक मौजू है, इसको बड़ा कान लगा के समझना है, क्योंकि इसमें से एक पॉइंट भी मिस हो गया तो तस्वीर नहीं बनेगी दिमाग में और क़ल्ब में। तो नेचर ओरिएंटेड और नेचर परवर्टेड दो चीज़ें हैं। या आप नेचर के साथ चलने वाले होंगे या नेचर के ख़िलाफ़ चलने वाले होंगे। ठीक है। और अगर कोई शख्स नेचर ओरिएंटेड है, सिर्फ नेचर ओरिएंटेड है, और उसको अपनी रूह का पता नहीं है, फिर भी वो अल्लाह का पसंदीदा होगा, फिर भी वो शख्स अल्लाह के करीब होगा। ज़रूरी नहीं है कि हम मराक़बा करें, मुजाहिदा करें, ये ज़रूरी नहीं है।
बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप नेचर ओरिएंटेड हो जाएं और कायनात आप पे खुलना शुरू हो जाएगी और कुर्ब इलाही का मामला शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को ये ताकत हासिल नहीं होती वो फिर मुख्तलिफ़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं, मराक़बा है या दीगर चीज़ें हैं, लेकिन मेरा सारा ज़ोर इस बात पे है कि हम अपने क़ल्ब की वो ताकत को एक्टिवेट कर लें और अपने क़ल्ब को नेचर ओरिएंटेड कर लें, तो ख़ुद ही सिग्नल वसूल होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मोबाइल फ़ोन सिग्नल वसूल कर रहा है, चाहे मैं इसे एक्टिवेट रखूं या डीएक्टिवेट रखूं। मेरे मोबाइल के दिल के अंदर अगर सिम लगी हुई है, मेरे मोबाइल के दिल के अंदर अगर सिम लगी हुई है, तो मेरे मोबाइल को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो सिग्नल वसूल करेगा। हाँ, अगर कहीं टर्बुलेंस आ रही है, कहीं ख़राबी आ रही है, तो आप मराक़बे वगैरह से मदद ले सकते हैं, लेकिन दिल की सिम क्लियर होनी चाहिए, ये पॉइंट है। तो हमारा जितना भी वो है, तो क्योंकि देखें नेचर ओरिएंटेड हो, अब मैं चलता हूँ कि नेचर ओरिएंटेड और नेचर परवर्टेड के अंदर क्या फ़र्क है। तो जैसे जैसे ये गुत्थी खुलेगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि अगर ये तमाम चीज़ें हमें हासिल हो जाती हैं तो हमारी रूहानी बालिदगी, रूहानी सफ़र, रूहानी मुसाफरत ये आसान हो जाती है। तो नेचर ओरिएंट, अब दो वर्ड फिर याद कर लें। अगर आप कोई आदमी नेचर ओरिएंटेड है तो वो राइट है, और नेचर परवर्टेड है तो वो रॉन्ग है, ठीक है ना। अब हमने कहा जी नेचर ओरिएंटेड, अब आपने किसी को कहा कि जी ये नेचर ओरिएंटेड है। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि मैडम मेरी बात को इंडोर्स करेंगी अपने तजर्बे से। अब आपने जैसे कहा कि जी तुम नेचर ओरिएंटेड हो और उसने कहा जी मैं नेचर ओरिएंटेड हूँ, तो फ़ौरन एक अदालत लगती है और पूछेगा कैसे कैसे। नेचर ओरिएंटेड की डेफिनेशन क्या है, तारीफ़ लाओ, यही होता है ना भाई। लाओ क्या, किस तारीफ़ के तहत आपकी क्या, कौन सी क्लॉज के तहत आप कह रहे हैं कि जी आप नेचर ओरिएंटेड हैं, कौन सी शिक ये बात कह रही है कि आप नेचर ओरिएंटेड है, सबूत लाओ, लिखा हुआ दिखाओ। ऐसी जिरा स्टार्ट होती है ना मैडम, हैं। अच्छा, फिर क्या होता है उसके बाद, अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि जी इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसके पैरामीटर्स क्या हैं, इसके वेरिएबल्स क्या हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। यही बात होती है ना। और एक शख्स के बारे में हम ये समझ रहे हैं ये नेचर परवर्टेड है और हम कह रहे हैं ये गलत है, तो क्यों गलत है डिफाइन करें आप, ये क्यों गलत है, किन पैरामीटर्स पे गलत है, कौन से वेरिएबल्स इसके गलत हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स इसके गलत हैं, कौन से स्टैंडर्ड इसके गलत हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इसको कह रहे हैं गलत है। कैसे? एक आदमी कह रहा है जी मैं तो बिल्कुल, मैंने एक डकैती मारी है और बिल्कुल दुरुस्त मारी है, क्योंकि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस शख्स के पास तिजोरी में पैसा भरा हुआ था, तो मैंने ऐसा क्या बुरा करा, मैंने डकैती करके इसके ख़जाने में से 3 लाख रुपए तो निकाले थे, तो मेरे हिसाब से तो मेरा एक्शन बिल्कुल ठीक है। वो डिफाइन कर रहा है अपने आप को, डिफेंड कर रहा है, डिफाइन भी कर रहा है, डिफेंड भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। वो कह रहा है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप साबित करें कि वो गलत है। साबित करने के लिए स्टैंडर्ड्स लाने होंगे ना, एट्रीब्यूट्स लाने होंगे, वेरिएबल्स लाने होंगे, पैरामीटर्स लाने होंगे, सही और गलत की डेफिनेशन लाना होगी। तो इसी तरह अगर हम किसी को नेचर ओरिएंटेड कह रहे हैं और किसी को नेचर परवर्टेड कह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें की तारीफ़ और ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं वो मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना। वो क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं कि किसको हम कहने जा रहे हैं कि नेचर ओरिएंटेड है। डेफिनेशन, पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स, किसको कहने जा रहे हैं। तो पहला जो चीज़ है, जो शख्स, अच्छा ये बड़ी एक तरतीब से सुनने वाली बात है, जो शख्स
नेचर ओरिएंटेड होता है या नेचर परवर्टेड होता है, कोई भी दोनों में से कोई भी, हर इंसान के अंदर एक बुनियादी कैफियत मौजूद होती है। जैसे मराकबे में इन कैफियत को बढ़ाया घटाया जाता है, लेकिन ये रूहानी सतह पर हर इंसान में मौजूद होती हैं। जब आप इनके साथ इनकी लज्जत को हासिल करना चाहते हैं, इनके मज़ाहिर को देखना चाहते हैं, तो मेडिटेशन वगैरह कर लें, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। लेकिन इंसान अगर मेडिटेशन नहीं भी करता और वो नेचर ओरिएंटेड है तो वो कैफियत में दाखिल होगा। अब कैफियत क्या होती है? अभी आप सबके दिलों में कोई कैफियत मौजूद है या बिल्कुल बेकैफ मौजूद है? बेकैफ भी एक कैफियत होती है। वो कहते हैं जो लादीन है उसका भी एक दीन है कि वो लादीन है। वो कहते हैं हम एथियस्ट हैं, हम लादीन हैं। नहीं, तुम लादीन हो, लेकिन तुम्हारा एक दीन है कि तुम लादीन हो। तो कैफियत मौजूद है, कैफियत मौजूद है, हर एक के अंदर कैफियत मौजूद होती है। नेचर ओरिएंटेड आदमी या सही आदमी में भी ये कैफियत होगी, सीधा हाथ वाला सही, उल्टे हाथ वाला गलत, तो दोनों में कैफियत मौजूद होती है। अब जो नेचर ओरिएंटेड की कैफियत होती है वो नेचर परवर्टेड की कैफियत से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब वो क्या कैफियत होती है? उसके अंदर जो नेचर ओरिएंटेड है, बड़ा बारीक नुक्ते पे आ गए हैं, जो नेचर ओरिएंटेड होगा उसमें दो कुव्वतें मौजूद होंगी। नेचर ओरिएंटेड में दो कुव्वतें मौजूद होंगी, एक होगी वजदानी कुव्वत और एक होगी रूहानी कुव्वत। वजदान बुनियाद, इब्तिदा, एलिमेंट्री, रूहानियत एडवांस। क्यों है? मेडिटेशन की वजह से नहीं है, नेचर ओरिएंटेड होने की वजह से है। ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे अहम बात है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को मेडिटेशन नहीं सिखा सकते। पूरी दुनिया ने आज तक मेडिटेशन नहीं सीखी, ना पूरी दुनिया के पास मेडिटेशन का टाइम है। लेकिन पूरी दुनिया एक कैफियत से गुजरती है, क़ल्बी कैफियत से। उसके अंदर सेकंड सेकंड में इर्तिक़ा भी हो रहा होता है, मनाजिल भी तय कर रहा होता है क़ल्ब, और गिर भी रहा होता है, पस्तियों में भी जा रहा होता है और बुलंदियों में भी जा रहा होता है। तो जो वजदानी कैफियत होती है ये विद इन द बॉक्स होती है। जब हम वजदान को तफसील से बयान करेंगे, तो फिर हम उस वक्त इस बात को और डिटेल में, आज तो हम एक प्रीएम्बल बना रहे हैं। तो वजदानी कैफियत इंसान को विद इन द बॉक्स रखती है, इंट्यूटिव पावर। और इसके अंदर जो एनर्जी होती है, रूह क्या है? एक ताकत का नाम है। तो जो वजदान की कैफियत होती है, इसमें जो एनर्जी जनरेट होती है ये नॉन डिसिप्लिन्ड होती है। इतना भी याद रखना है, नॉन डिसिप्लिन्ड होती है। जब हम वजदान को करेंगे डिटेल में अगली नशिस्तों में, तो ये और आपको इसका लुत्फ आएगा इंट्यूटिव, क्योंकि इंट्यूटिव पावर आप में मौजूद है। जैसे लिखने की सलाहियत आपके अंदर मौजूद थी, टीचर ने पैदा नहीं करी थी, टीचर ने सिर्फ बताया था कि आप लिख सकते हैं, लेकिन लिखा आपने खुद था। माँ बाप चलाते नहीं थे, चलने की ताकत आप में खुद मौजूद थी, उन्होंने सिर्फ आपको गाइड किया था, बेटा ऐसे चला करो, ताकत आपके अंदर थी। बच्चे के अंदर गिलास को पकड़ने की ताकत मौजूद होती है, माँ बाप उसको ये बताते हैं कि बेटा गिलास को सीधा पकड़ना है या उल्टा पकड़ना है, कंडीशनिंग होती है, सही और गलत बताते हैं माँ बाप, ताकत उसके अंदर होती है पकड़ने की। तो वजदान जब एक्टिवेट होता है तो उसके नतीजे में भी वजदान से, आपने देखा ना, जो लोग महफिल सिमा में जाते हैं, महफिल सिमा, या जो लोग कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, दोनों वजद की कैफियत में होते हैं, दोनों वजद की। आप देखें
कभी यूट्यूब पे उठा के कॉन्सर्ट्स को देखें, सब झूम रहे होते हैं, सब झूम रहे होते हैं, सही है ना। ये वज्द होता है, वजदान होता है, लेकिन नॉन डिसिप्लिन्ड होता है। लज्जत हासिल हो रही होती है, मंजिल हासिल नहीं होती। ये पॉइंट समझ में आया? लज्जत होती है, मंजिल नहीं होती। ये बहुत अहम बात है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी मंजिल है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी रहते हैं, हमारे कुछ आप तो जानते ही हैं, आप भी जानती हैं कि प्रैक्टिकल क्लासेस का बड़ा ज़ोर और शोर है ना, बड़ा ज़ोर है, और मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर रहता है कि वो कैफियत में कब लेके जाएंगे। कैफियत में भाई खुद जाना सीखें। जैसे अल्लाह ने आपके अंदर लिखने की ताकत दी थी, आपने लिखना सीखा है। एक जाहिल बिल्कुल गांव देहात का आदमी है, उसके अंदर भी बहुत सारी बातें ऐसी होती। कभी यानी एक दफ़ा, मैं लंबा किस्सा नहीं सुनाऊंगा, मैं एक दफ़ा कहीं से जा रहा था और ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, कोई 15-20 साल पुरानी बात है। तो मैं एक जगह रुक गया साय में कि भाई बारिश रुके तो ये कराची के जो दरिया हैं थोड़े से क्लियर हों, दरियाए कराची क्लियर हो तो मैं गाड़ी लेके जाऊं। तो एक रिक्शे वाला मेरे बराबर में आके वो भी रुक गया शेड में। आप यकीन जाने, उसने एक ऐसी बात मुझे हकीमाना बताई कि मैंने बड़े बड़े लोगों, बड़ी बड़ी किताबों में नहीं पढ़ी। मैं उसका मुंह देख रहा था, खड़े खड़े वो मुझसे बातें करने लगा और मैं भी उससे बातें करने लगा। फिर उसने मुझे एक बात बताई, क्योंकि वो बात बहुत तवील है तो सारा टाइम उस पर निकल जाए, तो मैं बता, तो हिकमत का ताल्लुक दुनियावी तालीम से नहीं है। वो शख्स अपने कल्ब से हकीम था, उसका कल्ब हिकमत से भरा हुआ था। जो उसने मुझे एक ऐसी बात बता दी जो उस पैराई की बात, उस वज़न की बात मुझे आज तक किसी ने नहीं बताई। मेरा दिमाग आज भी उस बात पे घूमता है, और आप समझ लें कि वो कोई अल्लाह का छुपा हुआ वली था जो मेरे दिल में एक बात डाल के चला गया। मतलब मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद मैं दुरुस्त हूँ। तो रूहानी, अरे बहुत लंबा वाक़या है मैडम वो सारा वाक़या उसी में टाइम, हज़रत मूसा, हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड अच्छा अच्छा, तो दूसरी जो चीज़ है, जो रूहानियत है, जो दूसरी कैफियत है, वो रूहानी होती है। दूसरी कैफियत जो होती है वो रूहानी होती है। ये आउटसाइड द बॉक्स होती है और इसमें एनर्जी डिसिप्लिन्ड होती है। आउटसाइड द बॉक्स होती है और एनर्जी डिसिप्लिन्ड होती है। ये किसकी बात हो रही है? सही आदमी की, नेचर ओरिएंटेड की। अब आ जाए नेचर परवर्टेड पे, रॉन्ग पे। उसके अंदर भी एक कैफियत होगी, कैफियत तो उसमें भी होगी। वो कैफियत कौन सी होती है? वो कैफियत, हाँ, और रूहानियत। हाँ, वजद में आते हैं। रूहानियत, वजदान के बाद एक दूसरी कैफियत होती है रूहानियत। सिमा सीन, ये वो होती है जो आप जैसे नात सुन रहे हैं, आप कुरान शरीफ की तिलावत सुन रहे हैं, आप अस्माउल हुस्ना का विर्द सुन रहे हैं। अब आप मतलब आप एक रूहानी महफिल में गए हैं, वहाँ अल्लाह रसूल की बातें हो रही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाक़या सुनाया गया, जैसे किसकी, हाँ,
डिसिप्लिन नहीं होती। वो अभी आएंगे ना, जब हम वजदान डिस्कस करेंगे ना डिटेल में, आपको अगली दफ़ा भी बुलाना है ना। नहीं नहीं, वो तो शैतानी था। मतलब कॉन्सर्ट का तो मैंने बताया ताकि लोग आपको समझ में आ जाए। उधर आसान एग्जाम्पल है सिमा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है लफ्ज़ सिमा। सिमा महफिल सिमा होती थी ना, जैसे आप अल्लाह ताला का अस्माउल हुस्ना का विर्द करें, है ना, तो वो एक समा बनता है, सिमा कहते हैं इसको। ये रूहानी शायरी हो रही है, आप सल्लम की शान में कोई शेर व शायरी हो रही है, आपका दिल मुतनव, वो रूहानी देखिए डिसऑर्गेनाइज होती है, लेकिन क्योंकि उसकी मंजिल नहीं है ना, लज्जत आ रही है। मंजिल क्या है? कुर्ब इलाही है। रूहानियत की मंजिल कुर्ब इलाही है। जब रूहानी कैफियत में आप जाते हैं तो कुर्ब हासिल हो जाता है। जब वजदान में जाते हैं तो एहसास शुरू होता है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब आ गए हम नेचर परवर्टेड, दूसरे वाले लोग रॉन्ग, उनमें भी कैफियत होती है। हाँ, उनके अंदर ये एक तो ये बेचारे हमेशा विद इन द बॉक्स रहेंगे, ये आउटसाइड द बॉक्स का कभी सफ़र नहीं कर सकते, ये विद इन द बॉक्स रहेंगे। ठीक है। और हाँ, लेकिन उसमें जो नेचर ओरिएंटेड होगा उसमें दूसरे स्टेप पे जब वो जाएगा, रूहानियत पे जाएगा, तो आउटसाइड द बॉक्स भी जाएगा, वो डिसिप्लिन्ड होगी। नेचर परवर्टेड रॉन्ग, उनकी कैफियत क्या है? वो एक तो वो विद इन द बॉक्स रहेंगे और एनर्जी हमेशा डिसऑर्गेनाइज्ड रहेगी, ऑर्गेनाइज हो ही नहीं सकती। और इनकी दो मनाजिल हैं, जैसे वो वजदान और रूहानियत, वजदानी और रूहानी, ये दो मनाजिल थी ना, इसमें भी दो मनाजिल हैं, शैतानी और मुजरिमाना। नेचर परवर्टेड हमेशा उसकी दो कैफियत होगी, कहीं पे भी बैठेगा ना वो, शैतानियत होगी दिमाग में और मुजरिमाना बात होगी। मुजरिमाना, कोई ना जुर्म करे ना करे लेकिन सोचेगा ज़रूर हर जगह। हाँ, वो मतलब मैं बस ये गिलास अच्छा लग रहा है, बस दिल चाहेगा इसको जेब में रख लूँ, मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ कर देगा वो। दिमाग उसका किसी महफिल में जाएगा तो मतलब कोई ना कोई उसका दिमाग उसी कैफियत में चलेगा ना, गुनाहों में चल रहा होगा, मुजरिमाना बातों में, शैतानी बातों में, तो दो इसके वो भी होगा।